राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कान्हा एजुकेशन आपके लिए दोस्तों बीएसटीसी की जो शिक्षण अभिरुचि है दोस्तों, इस शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों 2021 का पेपर लेकर आया है। इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों, और वो सोल्व दोस्तों मॉडल पेपर के रूप में करेंगे। पहले प्रश्न देखेंगे, उसके साथ दोस्तों उसका उत्तर है वो बताएंगे। जहां चर्चा करने की आवश्यकता होगी वहां करेंगे, अन्यथा प्रश्न और उत्तर बताते हुए चलेंगे दोस्तों। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, अगला यानी कि आज का पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो क्या है दोस्तों, वो देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्लास को पूरी देखें, आपको फायदा होगा क्लास को पूरी देखने से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो यह है कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है दोस्तों। जो विद्यालय है, इस विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। विकल्प एक देखिए, विद्यालय की आधारभूत सुविधाएं, कक्षा कक्ष प्रणाली, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री, विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, वो उत्तर है दोस्तों विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर। यदि विद्यार्थी का उपलब्धि स्तर अच्छा रहा, विद्यार्थियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसकी उपलब्धि अच्छी रही दोस्तों, तो जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी क्या है दोस्तों, अच्छी रहेगी। तो विकल्प डी आपका सही है, जो चौथा है वो। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ग्रेडिंग प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन है दोस्तों। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो ग्रेडिंग प्रणाली दी जाती है कक्षा 1 से 8 तक दोस्तों, किसे, कक्षा 1 से 8 तक जो ग्रेडिंग प्रणाली दी जाती है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोजन क्या है दोस्तों। छात्रवृत्ति चुनाव, विद्यार्थियों के औपचारिक एवं कार्यालय अभिलेखों की आवश्यकता पूर्ति, विभेदीकरण के लिए सूचना प्रदान करना, या अगली ग्रेड या श्रेणी में प्रोन्नत करना। तो जो चौथा है दोस्तों वो है विकल्प आपका सही, कि जो अगली ग्रेड है दोस्तों, जो श्रेणी है उसके अंदर क्या है दोस्तों, प्रोन्नत करना। अगली ग्रेड या श्रेणी के अंदर क्या है दोस्तों, प्रोन्नत करना। अगली श्रेणी या जो भी ग्रेड है उसके अंदर क्या है दोस्तों, प्रोन्नत करना। ठीक है दोस्तों, प्रोन्नत। प्रोन्नत का अर्थ दोस्तों बताऊं साधारण सी भाषा में तो क्या है दोस्तों, जो भी आपकी स्थिति रही है उस स्थिति के बाद दोस्तों जो नई वाली स्थिति आएगी उसके अंदर आपको क्या है दोस्तों, ट्रांसफर कर देना। जैसे आप कक्षा 1 के अंदर हो, किसके अंदर दोस्तों, कक्षा 1 के अंदर हो, और आपके दोस्तों डी ग्रेड आया है या ई ग्रेड आया है, तो क्या है दोस्तों, आपको क्या है कक्षा 2 के अंदर क्या है, प्रोन्नत किया कर दिया जाएगा। क्या है दोस्तों, प्रोन्नत। भले आपके ई ग्रेड हो, भले डी ग्रेड हो, यानी कि क्या है दोस्तों, आपको अगली कक्षा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, अगली श्रेणी में कर दिया जाएगा। तो विकल्प आपका चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों। जो सृजनशीलता है, इस सृजनशीलता को परिभाषित किया जा सकता है मौलिक विचार निर्माण से, मौलिक उत्तर और समाधान सुझावों से, मौलिक विचार समाधान और उत्तर निर्माण से, समस्या की सही अनुक्रिया के चुनाव से दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो उत्तर यह है कि सृजनशीलता को जो परिभाषित करता है दोस्तों, वो करता है एक तो मौलिक विचार, दूसरा समाधान, तीसरा उत्तर निर्माण। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प आपका तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के गुणों को निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप प्रदर्शित करता है दोस्तों। जो मूल्यांकन के लिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के गुण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के लिए जो गुण है दोस्तों, वो गुण कौन से है, तो दोस्तों वो बता देता हूं। जो गुण है दोस्तों, वो गुण है एक तो वैधता। क्या है दोस्तों, एक तो वैधता है, दूसरी क्या है दोस्तों, विश्वसनीयता। क्या है दोस्तों, वैधता है और विश्वसनीयता है। ठीक है दोस्तों, वैधता और विश्वसनीयता है। विकल्प दोस्तों आपका एक सही है कि जो मूल्यांकन है उसके लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, यानी कि जो आपके विकल्प वाले प्रश्न है, जैसे हम जो पेपर सोल्व कर रहे हैं, ये जो हमारा प्रश्न दिख रहा है दोस्तों, ये आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रश्न है, तो इसके लिए जो निम्नलिखित जो सही गुण है दोस्तों, वो गुण है एक तो क्या है, इसकी वैधता है दोस्तों, साथ ही साथ इसकी विश्वसनीयता है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न या बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए दोस्तों। जब आप व्याख्यान देते हो तो कक्षा के अंदर
क्या है, विघ्न बाधा आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों, बाधा आती है। बच्चे कोई शरारत करते हैं, कोई मस्ती करते हैं, कोई कुछ खाता है, कोई बातचीत करता है, तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, कुछ देर के लिए चुप हो जाए और फिर से शुरू करें, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें दंडित करें, जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई परवाह न करे दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है विकल्प तीसरा, कि जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें दोस्तों। जो बाधा डाल रहे हैं, पहले तो बाधा डालने का कारण जाने। क्या जाने दोस्तों, बाधा डालने का कारण जाने। डालने का जो कारण है दोस्तों वो कारण जाने। कारण जानने के बाद दोस्तों आप क्या है, उन्हें प्रेरित करें सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। जो विद्यालय है, इस विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पाठ्यचर्या में रुचि अभिरुचि का विकास, विद्यालय के वातावरण को आकर्षक बनाना, अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त बनाना दोस्तों। तो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों, वो उद्देश्य है, क्या है दोस्तों उद्देश्य, वो उद्देश्य है बच्चों का पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास करना। क्या करना दोस्तों, पाठ्यचर्या में अभिरुचि का विकास करना। विकल्प दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। क्या है दोस्तों, सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है अभिभावक, समाज, विद्यालय, पुस्तक दोस्तों। तो समाज, जो सामाजिक विकास है दोस्तों, एक बालक के अंदर दोस्तों समाज का जो विकास है, सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास कब होता है, जब समाज के गुण पता हो, समाज के नियम पता हो दोस्तों। जो समाज के गुण क्या है, किस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए, तो एक बालक के अंदर जो समाज के गुण होने चाहिए वो आने चाहिए, नियम आने चाहिए। तो इनके लिए दोस्तों बालक को कब आएगा, तब बालक समाज के अंदर क्या होगा, रहेगा। जब बालक समाज के अंदर रहेगा, बालक समाज के अंदर क्या दोस्तों जाएगा और उनके अंदर दोस्तों जो व्यवहार है समाज के प्रति वो सीखेगा, समाज में होने वाली क्रियाओं को जानेगा, क्या क्या हो रहा है समाज में उनसे सीखेगा, साथ ही साथ समाज के क्या नियम है उनको जानेगा और सीखेगा, और समाज के अंदर दोस्तों कौन से गुण ग्रहण करने चाहिए वो सीखेगा दोस्तों। तो सामाजिक विकास का जो आधारभूत तत्व है वो समाज है दोस्तों। विकल्प दूसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि नेतृत्व के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उसे उपलब्धियां प्राप्त करना दोस्तों। जो नेतृत्व है देश देश के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उससे उपलब्धियां प्राप्त करना है दोस्तों। तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही है, देखते हैं। पहला विकल्प क्या कह रहा है कि व्यक्तियों को अभिप्रेरित और प्रेरणा देना, व्यक्तियों को प्रभावित करना, अभिप्रेरित करना और प्रेरणा देना, व्यक्तियों को प्रभावित करना और नियंत्रित करना, व्यक्तियों को नियंत्रित और शासित करना। तो विकल्प आपका दोस्तों दूसरा सही है कि व्यक्तियों को प्रभावित करने, अभिप्रेरित करना और प्रेरणा देने के बारे में दृष्टि सर्जन करना और उससे उपलब्धियां प्राप्त करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने हेतु कहा जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों। तो आपको किसी गंभीर विषय के ऊपर क्या है दोस्तों भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। विकल्प एक देखिए, प्रधानाचार्य एवं अन्य साथी शिक्षकों से सलाह के पश्चात ही आप दोस्तों क्या करेंगे, भाषण देंगे, स्पष्ट मना करेंगे, शहर तैयार करेंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे दोस्तों। तो आपको क्या है दोस्तों गंभीर विषय पर क्या है भाषण देने के लिए कहा जाए, तो जब गंभीर विषय के ऊपर दोस्तों भाषण देने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों एक तो प्राचार्य, किसे दोस्तों, प्राचार्य, साथ ही साथ दोस्तों जो भी आपके साथी शिक्षक है, इन साथी शिक्षक से क्या है दोस्तों परामर्श लेना चाहिए कि मुझे ये जो गंभीर विषय पर जो भाषण देना है वो किस प्रकार से दूं, इसमें क्या क्या लू टॉपिक, किस प्रकार के क्या अंदर बदलाव करूं, कैसे क्या करना है। तो क्या है दोस्तों परामर्श लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद ही आपको क्या है दोस्तों निर्णय लेना है कि मुझे अब ये करना है और इस प्रकार का भाषण देना है दोस्तों। तो विकल्प एक आपका सही है। अगला हमारा प्रश्न है कि कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, जो कक्षा है दोस्तों उस कक्षा के अंदर छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि हमेशा अपने विद्यार्थियों की प्रशंसा करें, हमेशा अपने विद्यार्थियों की आलोचना करें, तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करें, इस प्रकार से टिप्पणी करें कि वे न तो प्रशंसा
नहीं आलोचना के रूप में हो दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विकल्प तीसरा, कि तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करे दोस्तों। एक कक्षा के अंदर दोस्तों जो बालक है उस बालक की क्या करनी है दोस्तों, कक्षा के अंदर जो बालक है उस बालक के बारे में दोस्तों क्या है, बालक को क्या है दोस्तों प्रेरित करना है। अब आप प्रेरित कैसे करोगे, विकल्प आपने देख लिया और हमने कहा कि इसको जो तीसरा विकल्प है वो सही है। वो कैसे सही है दोस्तों, कि तार्किक रूप से प्रशंसा व आलोचना करे। तो बालक ने दोस्तों जो कार्य किया है इस कार्य को दोस्तों तार्किक रूप से देखना है। जो कार्य क्या है इस कार्य को क्या है दोस्तों तार्किक रूप से देखना है, यानी कि सोच विचार करना है कि बालक ने कार्य अच्छा किया है या बुरा किया है। यदि अच्छा किया है दोस्तों तो उसकी क्या है दोस्तों तार्किक रूप से प्रशंसा कर दो। यदि कार्य को बुरा किया है तो कार्य को लेकर ही क्या है दोस्तों आलोचना करनी है। बाकी बालक की क्या है आलोचना नहीं करनी है, उसके कार्य की ही क्या आलोचना करनी है। तो विकल्प तीसरा सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है। इससे पहले दोस्तों अगले प्रश्न से पहले मैं कह देता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि दोस्तों जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो इसी प्रकार की जो मॉडल पेपर की क्लासें हैं वो आपको नियमित मिलती रहेगी और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट कर दे और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो यह है कि कक्षा में एक नया छात्र शिक्षक से अपना परिचय देने के लिए कहता है। जो कक्षा है दोस्तों उस कक्षा में एक नया छात्र आया है। कौन सा दोस्तों, एक नया छात्र आया। जो नया छात्र अपने शिक्षक से क्या है दोस्तों परिचय देने के लिए कहता है। क्या कहता है दोस्तों कि गुरुजी आपका परिचय दीजिए मुझे। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को क्या चाहिए दोस्तों, संक्षेप में अपना परिचय दे और विद्यार्थी से भी अपना परिचय देने को कहे। संक्षेप में अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे, विस्तार से अपना परिचय दे और पढ़ाना शुरू करे, उसकी मांग पर ध्यान न दे और पढ़ाना शुरू कर दे दोस्तों। तो विकल्प एक सही है कि शिक्षक है वो अपना संक्षेप में परिचय दे और साथ ही साथ विद्यार्थी से भी क्या है दोस्तों परिचय ले। दोस्तों परिचय लेने से क्या है दोस्तों जान पहचान होती है। तो शिक्षक और छात्र के बीच में जो क्या है अंतःक्रिया है वो अंतःक्रिया बढ़ती है और सीखने सिखाने में दोस्तों क्या है मदद होती है। ठीक है, विकल्प एक सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एक शिक्षक छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। जो एक शिक्षक है वो छात्रों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है अधिकार की शक्तियों का उपयोग करके, उनके लिए मार्गदर्शक मित्र और सूत्रधार बनकर, उनके लिए मार्गदर्शक एवं मित्र बनकर, उनका दोस्त बनकर। दोस्तों जो शिक्षक है वो छात्रों के साथ दोस्तों जो संबंध स्थापित कर सकता है वो उनके लिए दोस्तों एक तो मार्गदर्शक बनकर, मित्र बनकर और क्या है दोस्तों सूत्रधार बनकर कर सकता है। तो विकल्प आपका दूसरा सही है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। दोस्तों जो शिक्षण प्रक्रिया है इस शिक्षण प्रक्रिया के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रयुक्त है दोस्तों। तो इसका उत्तर मैं बता दूं दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया के लिए दोस्तों दो व्यक्ति जरूरी होते हैं। कौन कौन दोस्तों, एक तो शिक्षक जरूरी है, इसके साथ ही साथ दोस्तों दूसरा कौन जरूरी है, वो जरूरी है दोस्तों विद्यार्थी। तो शिक्षक और दोस्तों क्या है विद्यार्थी। तो इन दोनों के लिए दोस्तों शिक्षण के लिए क्या जरूरी है ये पूछा है हमें। यह शिक्षण है दोस्तों, शिक्षण शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य होता है। ठीक है, तो शिक्षण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रयुक्त है दोस्तों, जब शिक्षक और विद्यार्थी क्या है दोस्तों दोनों अंत्यक्रिया करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, अंत्यक्रिया। अंत्यक्रिया का अर्थ होता है दोस्तों, साधारण सी भाषा में बताऊं तो शिक्षक विद्यार्थी के साथ दोस्तों क्रिया करता है, कोई प्रश्न पूछता है, कोई बात कहता है, तो क्या है छात्र उनकी बात सुनता है, सुनने के बाद दोस्तों उनको जवाब देता है। शिक्षक ने यदि प्रश्न पूछा तो छात्र दोस्तों उसका जवाब देता है। यदि शिक्षक ने कोई बात कही है तो छात्र उनको सुनकर उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछता है। तो ये क्या दोस्तों अंत्यक्रिया होती है। तो शिक्षण के लिए जो सर्वाधिक है दोस्तों वो अंत्यक्रिया है। अब विकल्प देख लेते हैं कि एक परिस्थिति जन्य प्रक्रिया, एक कार्य विमुखी प्रक्रिया। अगला विकल्प है कि एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, छात्रों एवं अध्यापक के मध्य में कक्षा में सामान्य बातचीत। तो विकल्प तीसरा सही है कि एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया दोस्तों। अगला विकल्प है हमारा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। जो शिक्षा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विकल्प देखते हुए हमें जवाब देना है। शिक्षण अभिरुचि के बारे में मैंने पहले भी कहा है दोस्तों
कि यदि आप शिक्षण अभिरुचि को पढ़ते हो और प्रश्न हल करते हो तो आपको मानसिक रूप से एक तो शिक्षक बनना पड़ेगा, और साथ ही साथ क्या है दोस्तों, सकारात्मक सोच के साथ क्या है दोस्तों, सकारात्मक दृष्टि रखते हुए क्या दोस्तों जवाब देना पड़ेगा, दृष्टि रखते हुए आपको क्या दोस्तों जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है विकल्प एक, भाषा कौशल का विकास, दूसरा सामाजिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, चौथा दंड। तो दोस्तों शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास है। क्या है दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प आपका तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि। दोस्तों जो बालिका शिक्षा है वो आवश्यक है क्योंकि बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी, वह आधुनिक हो जाएगी, बालिकाओं को भी प्रतिभा के उपयोग के अवसर प्राप्त होंगे, बालिकाएं समाज के बंधनों से मुक्त हो सकेगी। दोस्तों तो बालिकाओं को जो शिक्षा की आवश्यकता है, इससे दोस्तों आवश्यकता क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि बालिकाओं को भी दोस्तों जो बालिकाओं की जो प्रतिभा है, बालिकाओं के अंदर क्या है दोस्तों प्रतिभा है, इन प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए, इन प्रतिभाओं को क्या है दोस्तों उखाड़ने के लिए दोस्तों क्या है अवसर प्राप्त होगा, प्रतिभाओं का उपयोग के लिए दोस्तों क्या है अवसर प्राप्त होंगे। तो विकल्प तीसरा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों जो एक शिक्षक है, इस एक शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है पारस्परिक संबंध, विषय के ज्ञान पर अधिकार का अभाव, मौखिक क्षमता, तो छात्रों के साथ शक्ति। दोस्तों तो विकल्प चौथा सही है कि जो शिक्षक है उस शिक्षक की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि छात्रों के साथ शक्ति। यदि शिक्षक छात्रों के साथ शक्ति रूप से पेश आता है दोस्तों, तो उससे क्या है बालक सीखते भी नहीं है, और जो शिक्षक और बालक के मध्य जो संबंध होता है दोस्तों वो भी संबंध अच्छा नहीं रहता है। शिक्षक भले ही कितनी भी कोशिश कर ले पढ़ाने की दोस्तों, लेकिन जो छात्र है वो शिक्षक की बात नहीं मानते हैं, साथ ही साथ दोस्तों समझने में भी अपना ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या है दोस्तों, हमेशा शिक्षक को छात्र के साथ दोस्तों सख्ती से कभी भी पेश नहीं आना चाहिए। तो विकल्प आपका चौथा सही है कि छात्रों के साथ सख्ती। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लिया जाता है। दोस्तों पूर्व क्रियात्मक शिक्षण की दोस्तों जब आप क्लास के अंदर पढ़ाने जाओगे, शिक्षण करवाने जाओगे, तो उसके पहले दोस्तों कौन सी क्रिया दोस्तों आप निम्नलिखित जो क्रिया करोगे उस क्रिया से पहले कौन सा निर्णय लोगे ये देखना है। शिक्षण विद्या, विषय वस्तु, अनुभवों, विषय सामग्री एवं विद्या। तीसरा विकल्प है कि अधिगम, विषय वस्तु और शिक्षण विद्या, अध्यापक और विद्यार्थियों की वास्तविक क्रिया। दोस्तों तो इसका सही उत्तर है दूसरा कि विषय वस्तु, अनुभवों, विषय सामग्री एवं विद्या। दोस्तों शिक्षण की पूर्व क्रियात्मक अवस्था दोस्तों इसका अर्थ होता है कि जब आप कक्षा के अंदर पढ़ाने जाते हो तो उससे पहले आपको क्या है दोस्तों एक निर्णय लेना होता है कि बालक को हमें क्या पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, बालक को क्या आता है, बालक का बौद्धिक स्तर क्या है दोस्तों, बालक को कितना ज्ञान है, उसके अनुसार आपको चलना है दोस्तों। और साथ ही साथ कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और आपको क्या अनुभव उनको प्रदान करना है, और जो विषय सामग्री है वो कौन सी ले जानी है, बालक को पढ़ाते वक्त कौन सी सामग्री काम आएगी, कौन सी नहीं, और साथ ही साथ किस विधि से बालकों को पढ़ाना है ताकि जो ये पाठ है, ये जो सामग्री, ये जो टॉपिक है वो जल्दी और आसानी से समझ में आ जाए। तो विकल्प आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक छात्र अपनी समस्याओं को अपने शिक्षक के साथ साझा करना चाहता है और वह इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर जाता है, तो शिक्षक को चाहिए कि दोस्तों मान लीजिए एक छात्र को दोस्तों कोई समस्या है, आप विद्यालय के अंदर पढ़ाते हो और आपकी कक्षा का कोई एक छात्र है जिसको क्या है दोस्तों समस्या है, और छात्र वो समस्या आपके घर पे लेकर आता है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों ये बताना है। छात्र के माता पिता से संपर्क करें और उसकी समस्या का समाधान करें। दूसरा विकल्प है कि उससे कहें कि जो भी बात है विद्यालय में ही करे, घर ना आया करें। तीसरा विकल्प है कि प्राचार्य से संपर्क करें और उसकी समस्या का समाधान करें। चौथा विकल्प है उचित सहायता प्रदान करें और उसका नैतिक उत्थान करें। दोस्तों तो
जो छात्र आपके पास समस्या लेकर आया है दोस्तों, तो पहले तो उसकी समस्या सुननी चाहिए। सुनने के बाद दोस्तों उसकी सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए दोस्तों? उसकी सहायता करनी चाहिए। जितनी भी और जैसे भी सहायता हो, आप उस बालक को क्या करोगे दोस्तों? सहायता प्रदान करेंगे। सहायता प्रदान करने के बाद दोस्तों जो भी उसका नैतिक है, नीति संबंध जो भी बात है, तो उसका नैतिक क्या करेंगे दोस्तों? उत्थान करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? नैतिक उत्थान करेंगे। ठीक है दोस्तों, नैतिक उत्थान करेंगे। तो विकल्प आपका क्या है दोस्तों? चौथा सही है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालय की ओर जाते समय कोई अभिभावक आपको रोकता है। दोस्तों आप घर से विद्यालय की ओर जा रहे हो, तो रास्ते में आपको कोई अभिभावक रोकता है और अपने बच्चे की प्रगति के विषय में पूछना चाहता है। आप विद्यालय जा रहे हो और बीच रास्ते, आधे रास्ते में कोई मिल गया है अभिभावक और आपको रोककर पूछता है कि मेरी बच्चे की, जो मेरा बच्चा है, बालक है, उसकी प्रगति कैसी है, वो कैसा पढ़ता है, किस प्रकार से पढ़ रहा है, उसके लिए कोई ध्यान देने बात है या कोई उसकी शिकायत है, उसके अंदर कोई कमी है, तो वो हमें बताइए। तो वो इस प्रकार से आपकी प्रगति के विषय में पूछना चाहता है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों? अभिभावक से कहेंगे कि विद्यालय में आकर बात करें, उसकी बात सुनकर उसे आश्वस्त करेंगे कि शीघ्र ही आप बच्चे की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करवा देंगे, विस्तार से बच्चे की प्रगति के बारे में बताएंगे, समय का ध्यान रखते हुए सधे हुए शब्दों में बच्चे की प्रगति के बारे में बताएंगे। दोस्तों आप विद्यालय तो आ रहे हो और बीच रास्ते में अभिभावक ने आपसे बालक की क्या है दोस्तों? प्रगति जानने चाहा और आपके पास यदि समय कम है, तो समय का अभाव रहते हुए भी दोस्तों कम शब्दों में और सीधे रूप से दोस्तों क्या है, बालक के प्रति जो प्रगति है, बालक की जो प्रगति है दोस्तों, विषय के अंदर लेकर दोस्तों, कक्षा के अंदर लेकर, विद्यालय के अंदर जो भी बालक की प्रगति है, वो प्रगति आप दोस्तों कम शब्दों में, कम समय में क्या है दोस्तों, उस अभिभावक को बताएंगे और बताने के बाद कहेंगे कि आपको यदि समय मिलता है तो आप क्या है दोस्तों, एक बार विद्यालय आइए, विस्तृत से बात करेंगे। उससे पहले आपको क्या है दोस्तों, समय का ध्यान रखते हुए सधे हुए शब्दों में बच्चे की प्रगति के बारे में बताना है। तो विकल्प आपका चौथा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्यार्थी उस कार्य या टास्क को आसानी से याद कर लेते हैं जिसकी विशेषता होती है। दोस्तों आसानी से याद, दोस्तों विद्यार्थी आसानी से किसी चीज को कब याद करता है, यह बताना दोस्तों। तो ये जो विद्यार्थी है दोस्तों, यह आसानी से किसी भी चीज को या जो टास्क है उसको कैसे याद करता है? तो दोस्तों जो आसानी से याद करता है दोस्तों, एक तो वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, सरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? सरल होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए दोस्तों? सरल होनी चाहिए। ठीक है, जो चीज या जो टॉपिक, जो टास्क आपने दिया है बालक को, यदि वो सरल होगा, यदि सरल के अंदर भी कठिन है लेकिन क्या है वो कम कठिन है, तो उससे क्या है, बालक उस टॉपिक को, जो आपने टास्क दिया, जो भी दिया, उसको क्या है, आसानी से याद कर लेगा। तो अब विकल्प के अंदर देखते हैं कि अर्थपूर्णता, दूसरा विकल्प है समानता, निम्न कठिनाई स्तर, चौथा विस्तारित। तो तीसरा विकल्प आपका सही है दोस्तों कि निम्न कठिनाई स्तर। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। वो प्रश्न यह है कि कक्षा के कुछ विद्यार्थी की अनुपस्थिति, दोस्तों कक्षा के कुछ विद्यार्थियों की अनुपस्थिति रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में आप क्या करेंगे दोस्तों? आपकी कक्षा के अंदर कुछ ऐसे बालक हैं जो क्या है दोस्तों, कक्षा के अंदर अनुपस्थित रहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों? विकल्प देखते हुए हमें उत्तर देना है। प्राचार्य और अभिभावकों को चिंता करनी चाहिए, विद्यालय के अधिकारियों को विद्यालय अनुशासन नियमों के अनुरूप उन विद्यार्थियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति के कारणों का पता लगाना चाहिए, कक्षा के नियमित विद्यार्थियों की अपेक्षा उनको कम प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों तो विद्यार्थी दोस्तों जो कक्षा के अंदर दोस्तों क्या है, जो अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति है, उनकी आदत है, क्या है दोस्तों, उनकी आदत है कि हम विद्यालय के अंदर, कक्षा के अंदर दोस्तों क्या है, उपस्थित नहीं होंगे पढ़ने के लिए। तो दोस्तों उनकी जो प्रवृत्ति है, जो आदत है, उसके बारे में पहले तो आपको क्या है दोस्तों, कारण का पता करना है। कारण का पता करने के बाद दोस्तों आपको कभी भी उनको डांटना नहीं है। कारण का पता करने के बाद उनको डांटना नहीं है। उनकी जो भी समस्या है, उस समस्या का क्या है दोस्तों, कारण पता करने के बाद उस समस्या का क्या दोस्तों, समाधान करना है। यदि आपने बालक को क्या है दोस्तों डांट लिया, तो बालक क्या है, विद्यालय में नहीं आएगा, फिर अनुपस्थित ही रहेगा।
तो आपको क्या है, पहले तो बालक का कारण पता करना कि वो किस कारण से अनुपस्थित रहने की आदत बना चुका है। इसके बाद जो उसकी समस्या है, कारण पता करोगे तो समस्या के बारे में पता चलेगा, जो समस्या है उसका समाधान करना है, लेकिन बालक को क्या है दोस्तों, डांटना नहीं है। तो विकल्प आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है दोस्तों, यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे जो छात्र है, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अपने बच्चे के काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं, बच्चे की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ तो अक्सर बातचीत करें दोस्तों। तो जो छात्रों के शैक्षणिक यानी कि शिक्षा के अंदर दोस्तों, जो शिक्षा का क्षेत्र है दोस्तों बालक का, उस शिक्षा के अंदर दोस्तों क्या है, सुधार लाना है। तो सुधार लाने के लिए माता पिता को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों यह किया जाता है कि आप जो भी बच्चे की प्रगति है, बालक को जो भी आता है, जो बालक की क्या है, बच्चे की प्रगति है, उस प्रगति के बारे में दोस्तों क्या है, माता पिता को बताना है और माता पिता को कहना है कि आप समय समय पर बालक की क्या है दोस्तों, प्रगति जाने, और इस प्रगति के बारे में माता पिता को क्या है दोस्तों, शिक्षक के साथ क्या है, बातचीत करें, ताकि समय समय पर यदि बच्चे की प्रगति को लेकर बातचीत की जाएगी शिक्षक के साथ माता पिता के द्वारा, तो बालक का जो दोस्तों जो शैक्षिक प्रदर्शन है उसके अंदर बहुत ही शैक्षणिक जो प्रदर्शन है, इस शैक्षणिक प्रदर्शन के अंदर क्या दोस्तों, बहुत ही सुधार मिलेगा। जो बालक की स्थिति दोस्तों कक्षा के अंदर यदि पहले नंबर से लेकर 50वें में है, यानी कि कक्षा 1 के अंदर दोस्तों मान ले कि 70 बालक है, और यदि बालक की जो प्रगति स्तर है दोस्तों शैक्षणिक प्रदर्शन के अंदर यदि 61वां स्थान है, 61 स्थान है दोस्तों, तो माता पिता और शिक्षक के मध्य यदि बालक की प्रगति को लेकर अक्सर बातचीत होती रहेगी दोस्तों, तो जो भी समस्याएं आएगी अंदर उसका समाधान किया जाएगा, और जो बालक का शैक्षणिक स्तर प्रदर्शन है दोस्तों वो अच्छे स्तर पर चला जाएगा। यानी कि मान लो जो 61 है दोस्तों वो 25 पे चला जाए, हो सकता है वो 1 पे आ जाए दोस्तों, हो सकता है वो 10 पे आ जाए, मतलब जो सुधार है दोस्तों वो सुधार होगा। ठीक है, तो आपका दोस्तों चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आपका एक विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन के लिए आप पर पक्षपात का आक्षेप लगाता है, आरोप लगाता है, आप इसे कैसे हल करेंगे दोस्तों। आपका जो एक विद्यार्थी है वो उत्तर पुस्तिका के अंदर दोस्तों जो आपने मूल्यांकन किया, आपने जो उत्तर पुस्तिका जांच की है दोस्तों, चेक की है, उसके अंदर दोस्तों वो पक्षपात का आरोप लगाता है कि आपने उस बालक को क्या है दोस्तों ज्यादा नंबर दिया है और मुझे कम नंबर दिया है। तो आप इस समस्या को हल कैसे करेंगे दोस्तों, जो पक्षपात जो आरोप लगाया है पक्षपात करने का दोस्तों, उसको हल कैसे करेंगे। उसके अपेक्ष आक्षेप को स्वीकार करेंगे, दंडात्मक कार्यवाही अपनाएंगे, उसकी वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी उत्तर पुस्तिका तथा कुछ अन्य पुस्तिकाओं को उसे दिखाएंगे दोस्तों। तो बालक की जो वास्तविक स्थिति है दोस्तों, उस वास्तविक स्थिति को दिखाने का प्रयास करेंगे कि तुमने इस प्रश्न का यह उत्तर लिखा और यह उत्तर न होकर यह उत्तर होना था, इसलिए जो मूल्यांकन हुआ दोस्तों, मूल्यांकन के अंदर तुझे यहाँ पर कम नंबर मिले, यदि तू ये ना लिखकर ये लिखता तो हो सकता तुझे अच्छे नंबर मिलते। तो उसकी जो बालक की वास्तविक स्थिति है उस स्थिति को क्या है दोस्तों दिखाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि कमजोर नेतृत्व का क्या परिणाम होगा दोस्तों। तो इसका एक ही उत्तर याद रखना, जब भी कमजोर नेतृत्व का परिणाम पूछे, कमजोर नेतृत्व का क्या दोस्तों परिणाम पूछे, तो कमजोर नेतृत्व का परिणाम एक ही होता है दोस्तों, जो भी संगठन है दोस्तों वो संगठन क्या है दोस्तों टूट जाएगा। क्या होगा, संगठन टूट जाएगा। यदि क्या है दोस्तों कमजोर नेतृत्व है तो जो संगठन है वो संगठन क्या दोस्तों टूट जाएगा। तो दोस्तों विकल्प 1 लिख रखा है संगठन में टूटन, तो विकल्प वो ही आपका सही है। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कि यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देना चाहेंगे दोस्तों। आपको सामान्य
छात्र के साथ साथ दोस्तों दृष्टिबाधित जो बालक है दोस्तों, उस बालक को क्या है, आंखों से कम दिखता है और उसको भी सामान्य बालकों के साथ आपको पढ़ाना है, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले तो उस बालक को दोस्तों जो प्रथम पंक्ति होती है उस प्रथम पंक्ति में आगे बिठाना है और साथ ही साथ उस बालक को जैसे समझ में आता है उसको साथ में लेकर चलना है अन्य छात्रों के साथ। अन्य छात्रों को जल्दी समझ में आता है और उसे कम समझ में आता है दोस्तों, धीरे समझ में आता है, तो आपको क्या है उस बालक के अनुसार गति बना लेनी है। ऐसी गति भी नहीं कि अन्य छात्र परेशान हो जाए, दोनों के मध्य की गति बनानी है कि सामान्य छात्र को भी समझ में आता रहे, जो दृष्टिबाधित छात्र है वो भी क्या है समझ पाए और आपकी जो गति है उस गति को पकड़ सके और आप उसकी गति को पकड़ ले, ताकि दोनों की गति एक हो जाए और क्या है वो सीख सके दोस्तों। तो इसके अंदर विकल्प देखते हैं कि उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि विद्यार्थियों के बहुमत को परेशानी हो सकती है। दूसरा विकल्प है कि कक्षा में सहानुभूति पूर्वक उसका ध्यान रखेंगे। आप सोचेंगे कि उसके भाग्य में अंधापन है अतः आप कुछ नहीं कर सकते। विकल्प चौथा है दोस्तों कि आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने का क्या है दोस्तों प्रयास करेंगे। तो विकल्प आपका चौथा है वो सही है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि दोस्तों जो विद्यालय है वो मूल रूप से सामाजिक संस्था है, वो क्योंकि, तो दोस्तों हम कहते हैं कि जो समाज है इस समाज का छोटा हिस्सा क्या है दोस्तों, समाज का छोटा रूप, समाज का दोस्तों जो छोटा रूप है वो छोटा रूप क्या है दोस्तों विद्यालय है। तो अब विद्यालय क्या है दोस्तों एक सामाजिक संस्थान है और सामाजिक संस्थान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अनेक समाज के बालक आकर पढ़ते हैं और एक समूह में रहते हैं जो क्या है दोस्तों समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब विकल्प देखते हैं क्या दे रखा है। वे हमारी संस्कृति की भावी पीढ़ियों के मूल्यों को संरक्षित और स्थापित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को दोस्तों भावी पीढ़ी के मूल्यों के लिए संरक्षित और स्थापित करते हैं। बिल्कुल करते हैं। हमारी जो वर्तमान की संस्कृति है उस संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाए रखते हैं और उसको क्या है दोस्तों आने वाली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, स्थापित करते हैं। दूसरा विकल्प है कि वे सामाजिक प्रगति के तरीके और साधन सुझाते हैं। वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं। वे समाज द्वारा दिए गए चंदे से संचालित होते हैं। तो विकल्प दोस्तों आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए दोस्तों, जो कक्षा है उस कक्षा के अंदर दोस्तों शिक्षक पढ़ा रहा है और पढ़ाने के साथ साथ वो चाहता है कि जो बालक अनुशासन है, बालक जिस अनुशासन में है अभी वो वर्तमान में क्या दोस्तों प्रभावी अनुशासन में रहे। तो शिक्षक को प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए कक्षा के अंदर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, छात्रों को वह करने दे जो उन्हें पसंद है, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए, छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दें, उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए दोस्तों। तो इसका उत्तर तीसरा विकल्प सही है कि छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दे दे, बालक उन समस्याओं को हल करने लग जाएंगे, जिससे क्या है दोस्तों कक्षा में अनुशासन बना रहेगा और वो अनुशासन दोस्तों क्या होगा प्रभावी अनुशासन होगा। तो आपका जो विकल्प तीसरा है दोस्तों वो सही है दोस्तों। आपको यहाँ पर प्रश्न दिख रहे हैं दोस्तों, तो क्या है आप प्रश्न पढ़कर भी क्या है दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर उनके उत्तर देते चलिए, क्योंकि मैं तो आपको समझाते हुए चल रहा हूं, तब तक आप प्रश्न को पढ़िए और साथ ही साथ उत्तर भी दे दीजिए कि सर इसका उत्तर यह है कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों। और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो दोस्तों और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दो। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उससे जाकर जुड़िए। इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है, साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक की दोस्तों भी लिंक दे रखी है, तो आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। अभिवर्ती का आशय है दोस्तों, अभिवर्ती और अभिवर्ती के अंदर अंतर होता है दोस्तों। अभिवर्ती के अंदर होता है अभिवर्ती और अभि दोस्तों, एक तो है अभिवर्ती, तो इस अभिवर्ती का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी कार्य के अंदर क्या है दोस्तों बढ़ोतरी, क्या है दोस्तों बढ़ोतरी होता है।
और दूसरा शब्द आपके दे रखा है दोस्तों अभिवर्ती। तो इस अभिवर्ती का आशय क्या है दोस्तों, वो हमें देखना है। अभिवर्ती दे रखी है, इसका जो आशय जो अर्थ है वो हमें देखना है दोस्तों। तो अभिवर्ती का अर्थ है बढ़ोतरी होती है, और अभिवर्ती का क्या है दोस्तों वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु को स्वीकारना अथवा अस्वीकारना, किसी वस्तु को न तो स्वीकारना अथवा नहीं अस्वीकारना, किसी वस्तु को पूर्ण रूप से स्वीकारना अथवा कुछ रूप से अस्वीकारना, किसी वस्तु को केवल स्वीकारना दोस्तों। तो अभिवर्ती का अर्थ होता है दोस्तों कि जो कोई वस्तु है उसको पूर्ण रूप से स्वीकारना है और कुछ रूप से अस्वीकारना भी है। कोई वस्तु है तो उसको तो पूरी रूप से क्या दोस्तों स्वीकारना है, लेकिन उसके अंदर जो भी बुराई है, जो भी गलत चीजें का प्रयोग किया गया है, उनका क्या दोस्तों अस्वीकार करना है। तो विकल्प आपका तीसरा सही है। अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे दोस्तों। आप एक अध्यापक हैं और अध्यापक होने के नाते आप प्राथमिकता देंगे, किसे देंगे दोस्तों ये देखना है। बच्चे में आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को, समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने को, धीमा अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने हेतु प्रयास करने का दोस्तों, बच्चों में श्रेष्ठ अध्ययन आदतों के विकास को दोस्तों। तो एक अध्यापक के रूप में आप जो प्राथमिकता देंगे वो प्राथमिकता देंगे कि बच्चों में क्या है आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन के विकास को क्या है दोस्तों प्राथमिकता देंगे। विकल्प एक आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में जो पर्यावरण शिक्षा है दोस्तों, इस पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि विद्यालय के अंदर दोस्तों पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि। तो क्योंकि देखने के लिए दोस्तों हम पहले विकल्प देखते हैं कि हमें पर्यावरण से बच नहीं सकते, हम पर्यावरण से क्या है दोस्तों बच नहीं सकते। यह एक सरल विषय है, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, यह पर्यावरण प्रदूषण को प्रभावित करता है दोस्तों। तो विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा पढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि यह जीवन का दोस्तों एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, महत्वपूर्ण अंग है जीवन का दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह, क्या है दोस्तों कि एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह छात्रों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है दोस्तों, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है दोस्तों। तो जब बात करूं दोस्तों कि एक शिक्षक सफल कब होगा दोस्तों, तो विकल्प चौथा देखिए कि शिक्षक जो विषय वस्तु है दोस्तों, इस विषय वस्तु को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है बालक के सामने। तो बालक क्या है दोस्तों, एक तो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा अच्छे नंबरों के साथ साथ, इसके साथ ही साथ जो विषय ज्ञान है वो भी बालक को होगा दोस्तों। और जिस प्रकार से शिक्षक ने उस विषय वस्तु को प्रस्तुत किया है, तो उससे क्या है दोस्तों जो नागरिक है, जो छात्र है, वो अच्छे नागरिक बनने के लिए भी क्या है दोस्तों उसकी मदद करेगा। तो विकल्प आपका चौथा सही है कि जो भी विषय वस्तु है, इस विषय वस्तु को क्या है दोस्तों सुव्यवस्थित रूप से क्या है प्रस्तुत करना। विषय वस्तु को क्या है दोस्तों सुव्यवस्थित रूप से है, सुव्यवस्थित रूप से या तरीके से प्रस्तुत करता है, वही शिक्षक सफल शिक्षक है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे दोस्तों। आपकी क्लास के अंदर कुछ बालक हैं जो जानबूझकर क्या है दोस्तों शरारत कर रहे हैं, और साथ ही साथ दोस्तों क्या है जो आपका अनुशासन है उसको क्या है दोस्तों भंग कर रहे हैं, तो आप क्या भूमिका निभाएंगे दोस्तों। छात्रों को कक्षा से निकाल देंगे, उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, अपनी शक्तियों के प्रयोग से विद्यार्थियों को सुधारेंगे, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे दोस्तों। तो कोई बालक दोस्तों जब जबरदस्ती जान करके यदि कोई शरारत करता है और आपका जो अनुशासन है वो भंग करता है, तो उसके लिए दोस्तों आपको एक ही कार्य करना है कि बालक को क्या है आत्मनिरीक्षण के लिए कहना है, बालक को आत्मनिरीक्षण करवाना है और आत्मनिरीक्षण करने के लिए दोस्तों अवसर देना है, और उनका जो व्यवहार है उस व्यवहार के अंदर आपको सुधार लाना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो चौथा है दोस्तों। क्या है दोस्तों चौथा उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा
कि आपके एक विद्यार्थी की माताजी आपके पास ठीक उस समय एक परिवेदना लेकर आती है। आपका जो एक विद्यार्थी है उसकी माताजी आपके पास ठीक उस समय एक परिवेदना लेकर आती है जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हो। दोस्तों, आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए क्या है दोस्तों, जा रहे हो और आपके किसी एक विद्यार्थी की माताजी ठीक उस वक्त आती है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अगले दिन आने के लिए कहेंगे, तुरंत अपने स्थान पर वापस जाकर उनकी समस्या को सुनेंगे, उन्हें अगले कक्ष में जाकर अपने सहकर्मी से मिलने को कहेंगे। विकल्प चौथा कि अपनी कठिनाई अपने सहकर्मी को बताकर उससे उनकी समस्या सुनने की प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, तो क्या है, विकल्प जो चौथा है वो सही है कि जो भी आपकी कठिनाई है कि मैं इस काम में जा रहा हूं और इस छात्र की यह माताजी आई है परिवेदना लेकर। दोस्तों, तो क्या है, आप इनकी बात सुने और इनकी जो समस्या है वो सुने। तो क्या है, आप आपके सहकर्मी को बताकर उससे उनकी समस्या सुनने की क्या है दोस्तों, प्रार्थना करेंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है। दोस्तों, जो शिक्षण है उसके लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है शिक्षण सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होने चाहिए, शिक्षण के विषय अस्थिर होने चाहिए, छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। दोस्तों, तो जो विकल्प चौथा है वो सही है। शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता क्या है दोस्तों, वो होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यह है कि शिक्षक को पाठ योजना का निर्माण क्यों करना चाहिए? विकल्प देखिए, यह सामग्री के प्रयोग में सहायक होती है। दूसरा विकल्प है, यह क्रम से कार्य करने में सहायक होती है। यह बालकों के ज्ञान को जांचने में सहायक होती है। पठन सामग्री की विभिन्नता में सहायक होती है। दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है दूसरा, कि क्या है कि जो हम पाठ योजना बनाते हैं वो पाठ योजना क्रम से कार्य करने में एक शिक्षक के लिए क्या होती है, सहायक होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको वो स्थान क्या है, पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, विकल्प देखते हुए उत्तर देते हैं। पसंद अथवा नापसंद की बात मन से निकालकर लगन से अपना काम करेंगे। दूसरा विकल्प है, अधिकारियों को रिश्वत देकर वहां से पुनः स्थानांतरण करने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप पहले कमेंट बॉक्स में करेंगे, इसके बाद ही मैं उत्तर बताऊंगा। दोस्तों, तीसरा विकल्प है कि अधिकारियों से मिलकर अपनी परेशानी बताएंगे और वहां से पुनः स्थानांतरण का प्रयास करेंगे। चौथा विकल्प है कि रुचिपूर्वक नवीन स्थान पर कार्य ग्रहण करेंगे और पुनः स्थानांतरण करने का क्या दोस्तों, प्रयास भी करते रहेंगे। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, वो उत्तर है चौथा, विकल्प डी सही है कि रुचिपूर्वक नवीन स्थान पर क्या है दोस्तों, कार्य ग्रहण करेंगे और पुनः स्थानांतरण कराने का क्या है दोस्तों, प्रयास भी करते रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे? दोस्तों, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानेंगे, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे, जोर से बोलेंगे। दोस्तों, तो एक अध्यापक के रूप में आप अपने जो संप्रेषण है इसको प्रभावी बनाने हेतु विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को क्या है दोस्तों, जानेंगे। विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, जो अध्यापक की कार्य क्षमता है इसको बढ़ाया जा सकता है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कठोर प्रशासन द्वारा, उसके कार्यों की सराहना करके, अच्छा वेतन देकर। तो दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर है तीसरा, कि जो अध्यापक की कार्य क्षमता है इसको हम उसके कार्य को लेकर क्या है, सराहना करके बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विद्यालय में जो एनसीसी कार्यक्रम होता है दोस्तों, एनसीसी कार्यक्रम उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, आपने यदि देखा होगा तो विद्यालय के अंदर दोस्तों एक एनसीसी कार्यक्रम होता है जिसे हम दोस्तों स्काउट गाइड कैंप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्काउट गाइड कैंप कहते हैं। इस प्रकार का दोस्तों आपने यदि स्काउट गाइड कैंप देखा होगा तो इसी प्रकार का क्या होता है दोस्तों, एक एनसीसी होता है। इस
ये एनसीसी विद्यालय के अंदर होता है और इसका जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो मनोरंजन, नेतृत्व, प्रशिक्षण, सामाजिक कल्याण, शारीरिक विकास। तो जो विद्यालय में एनसीसी कार्यक्रम होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि नेतृत्व प्रशिक्षण देना। क्या देना? नेतृत्व प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य है। जो विद्यालय है, विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में शोध की आदत के विकास हेतु, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु, विभिन्न प्रकरणों के अध्ययन हेतु, पुस्तकों के संग्रहण हेतु। तो दोस्तों जो विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत पड़े। क्या पड़े दोस्तों? विद्यार्थी के अंदर स्व अध्ययन की आदत क्या है दोस्तों? विकसित हो। स्व अध्ययन की आदत है जो वो विकसित हो, स्व अध्ययन की आदत बने। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प आपका दूसरा सही है कि विद्यार्थियों में स्व अध्ययन की आदत के विकास हेतु विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित होता है। अगला प्रश्न है कि समाज में नैतिकता के पतन के कारण है। जो समाज है, इस समाज के अंदर जो नैतिकता है उस नैतिकता के पतन के कारण है दोस्तों विद्यालयों का अभाव, अच्छे शिक्षकों का अभाव, गरीबी, शिक्षा नीति की असफलता। दोस्तों तो समाज में नैतिकता के पतन का जो कारण है दोस्तों वो है कि अच्छे शिक्षकों का अभाव होने के कारण समाज का नैतिकता है दोस्तों, समाज में जो नैतिकता है उसका पतन हो रहा है। तो विकल्प दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि वाक्यांश मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक द्वारा शिक्षक का महिमा मंडन किया गया है क्योंकि वाक्यांश, जो ये वाक्यांश है इसके अंदर मित्र दे रखा है, दार्शनिक और मार्गदर्शक जो शब्द है वो शिक्षक के लिए दिया गया है और शिक्षक का महिमा मंडन किया गया है। यानी कि इन शब्दों के द्वारा शिक्षक की क्या है दोस्तों? महिमा गाई गई है। वो क्यों गाई गई है ये बताना है। उसे समाज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभानी होती हैं। वह छात्रों में मानवता के उच्च मूल्यों को प्रसारित करता है। वह समाज सुधारक है। वह एक महान देशभक्त है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो उत्तर है दूसरा कि वह छात्रों में मानवता के उच्च मूल्यों को क्या है दोस्तों? प्रसारित करता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि ग्रीष्मावकाश यानी कि जो ग्रीष्म अवकाश है उसके अंदर दोस्तों व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जो गर्मी की छुट्टियां होती है दोस्तों उन छुट्टियों के अंदर व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों? एक तो आप आपके गांव से दूर विद्यालय में पढ़ाते हो, साथ ही साथ आपको क्या है? ग्रीष्म अवकाश मिला है। कौन सा अवकाश दोस्तों? ग्रीष्म अवकाश मिला है। और अब कहा जाता है कि आप आपके गांव तो चले गए हो लेकिन हमने क्या है, सरकार कहती है कि व्यावसायिक संवर्धन आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं। कौन सा दोस्तों? व्यावसायिक संवर्धन आयोजन कार्यक्रम कर रहे हैं। व्यावसायिक संवर्धन आयोजित कार्यक्रम कर रही है। तो अब आपको क्या है, यहां पर आना है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे यह बताना। विकल्प एक देखिए, कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। दोस्तों ये जो आपको परिवार दिख रहा है दोस्तों, परिवार नहीं है यह परिवार है। लिखते वक्त मिस्टेक हो गई थी, बाकी परिवार लिखा हुआ है। विकल्प दूसरा है कि किसी जुगाड़ के माध्यम से अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करेंगे। ग्रीष्मावकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे। अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय ना बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे। तो विकल्प एक सही है कि कोशिश करेंगे परिवार को समय भी दे पाए और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी। दोस्तों जो एक शिक्षक है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कौन सी विधि सही होगी? जितना संभव हो उतना तेज और स्पष्ट रूप से लिखें। पहले विषय वस्तु को लिखना और फिर छात्रों को इसे पढ़ने के लिए कहना। एक प्रश्न पूछना और फिर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उत्तर लिखना। महत्वपूर्ण बिंदु का यथासंभव स्पष्ट रूप लिखना। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो उत्तर यह है कि जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है वो महत्वपूर्ण बिंदु लिखना। एक तो क्या लिखना दोस्तों? महत्वपूर्ण बिंदु लिखना और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ साथ स्पष्ट रूप से लिखना। क्या लिखना? महत्वपूर्ण बिंदु लिखना, उनको क्या है स्पष्ट रूप से लिखना।
ताकि जो ब्लैक बोर्ड पर है वो कम समय में अधिक पढ़ाया जा सकता है और जो बालकों तक जो बात पहुंचानी होती है वो आसानी से पहुंचा सकते हैं। यदि आप पूरा ब्लैक बोर्ड पढ़ दिया लिख लिख कर तो वो क्या है, उससे बच्चे क्या है दोस्तों घबरा जाते हैं कि इतना पढ़ना और इतना याद करना। यदि आप महत्वपूर्ण बिंदु लिख देते हैं और उनको समझा देते हैं तो बालक क्या है महत्वपूर्ण बिंदु उतार देता है और उनको समझ लेता है। तो विकल्प चौथा सही है। अगला प्रश्न है कि एक प्रभावी कक्षा कक्ष का सार तत्व है दोस्तों। जो एक प्रभावी कक्षा कक्ष है उसका सार तत्व है विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, जीवंत छात्र शिक्षक अंत्यक्रिया, पिन ड्रॉप साइलेंस, पूर्ण निर्भरता, लोकतांत्रिक अनुशासन दोस्तों। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देकर बताइए कि इसका उत्तर ये है। ठीक है दोस्तों, तो जो प्रभावी कक्षा कक्ष है वो सार तत्व है दोस्तों विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, जीवंत छात्र शिक्षक अंत्यक्रिया। तो विकल्प दूसरा है दोस्तों इसका सही उत्तर कि एक प्रभावी कक्षा कक्ष का जो सार तत्व है वो तत्व यह है कि जीवंत छात्र शिक्षक अंत्यक्रिया। यानी कि जो छात्र और शिक्षक के बीच में जो अंत्यक्रिया है वो अंत्यक्रिया कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, वो जीवित रूप की होनी चाहिए। यानी कि उसका जो सार है दोस्तों, इनके मध्य जो अंत्यक्रिया है दोस्तों वो अंत्यक्रिया दोस्तों क्या है स्पष्ट होनी चाहिए और इनका क्या दोस्तों उद्देश्य होना चाहिए। और जब उद्देश्य होगा तो वो कौन सी क्रिया भी होगी दोस्तों, जीवंत संबंधित। क्या ठीक है, इसका उत्तर दूसरा सही है। अगला प्रश्न है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय में खाली समय में क्या करेंगे। अध्यापक कक्ष में आराम करेंगे, पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, कार्यालय में लिपिकों से बात करेंगे, विद्यार्थियों के गृह कार्य को जांचेंगे दोस्तों। तो इसका जो उत्तर है कि आप प्राथमिक विद्यालय के अंदर अध्यापक के रूप में खाली समय में विद्यालय के अंदर आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों के गृह कार्य को जांचेंगे। विकल्प चौथा सही है। अगला प्रश्न दोस्तों कि आपके आसपास के कुछ शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों। जो आपके आसपास कुछ शिक्षक हैं वो छात्रों का क्या दोस्तों मजाक उड़ा रहे हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे, उन्हें शालीनता से समझाएंगे कि वे चुटकुलों में समय बर्बाद न करें, जगह छोड़ देंगे, खाली समय गुजारते समय उनसे उनकी भाषा का ध्यान रखने को कहेंगे, आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाएंगे दोस्तों। जो अध्यापक कुछ छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं उनके लिए हम आलोचनात्मक बनेंगे और उनकी आलोचना करेंगे और उन्हें जो उनका शिक्षण व्यवसाय है और उन शिक्षण व्यवसाय की जो महानता है उनको क्या है याद दिलाएंगे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा क्योंकि। दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर कौन सा है। इसमें विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने को मिलेगा, इससे बालकों में आत्मविश्वास का विकास होगा, इससे बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी, इससे सीखने में आसानी होगी। दोस्तों जब बालक को प्राथमिक विद्यालय के अंदर किसमें दोस्तों, जब बालक को प्राथमिक विद्यालय के अंदर दोस्तों मातृभाषा में पढ़ाया जाता है, किसमें दोस्तों मातृभाषा में, तो मातृभाषा के अंदर पढ़ाने से बालक को क्या है दोस्तों सीखने में आसानी होती है। किसमें दोस्तों सीखने में क्या होती है आसानी होती है। तो इसका उत्तर जो है दोस्तों वो है विकल्प चौथा। अगला प्रश्न हमारा कि यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित रख रहे हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों। आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, आप उनका विरोध करेंगे, आप इसके नुकसान बताएंगे, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित करते हैं दोस्तों तो आपको क्या है शिक्षा से वंचित करने के जो नुकसान है वो नुकसान अपने अभिभावक को बताना है और नुकसान बताते हुए आपकी बहन का क्या है दोस्तों शिक्षा से वापस जुड़ाव कराना है और बहन को शिक्षा दिलवानी है। तो आप क्या है आप इसके नुकसान बताएंगे। विकल्प तीसरा सही है।
अगला और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों बीएसटीसी शिक्षण अभिरुचि 2021 के पेपर का, कि सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता है दोस्तों। जो सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता है वो क्या है? विकल्प के अनुसार उत्तर देना है, दूसरों के विषय में बातचीत करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना, सामाजिक अंतःक्रिया के संकेतों का प्रत्यक्षीकरण करना, सामाजिक संदर्भ को पहचानना दोस्तों। तो जो सामाजिक संवेदनशीलता है ये योग्यता है, सामाजिक संवेदनशीलता योग्यता है दोस्तों। तो ये योग्यता है जो है कि दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना, सामाजिक संवेदनशीलता। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है वो दूसरा है कि दूसरों की भावनाओं और विचारों को समझना दोस्तों। यह हुई हमारी क्लास समाप्त दोस्तों। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े हो और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दो, क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर कर दो दोस्तों, और क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। धन्यवाद आपका।